नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंगोलियन कंजूर के बारे में। ये एक प्रकार की बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो मंगोलिया से संबंधित है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आज हमारे लिए क्या है, इंडिया मंगोलिया रिलेशंस के लिए क्या है और ये न्यूज में क्यों है, इन्हीं सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक अगर स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज से ठीक 5 साल पहले मैंने स्टडी आईक्यू पर अपना पहला वीडियो लेक्चर बनाया था और वो भी बुद्धिज्म से संबंधित था और आज 5वें साल पर भी मैं बुद्धिज्म से संबंधित एक टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस 5 साल की यात्रा में आप सभी का साथ और स्नेह मुझे मिलता गया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पिछले हफ्ते के अखबारों में एक छोटी सी न्यूज थी कि मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीप्रिंट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा और हो सकता है कि आप ये न्यूज़ मिस आउट कर गए हो क्योंकि कोविड-19 से संबंधित खबरें या भारत चाइना की जो खबरें हैं वो थोड़ी सी छाई रहती हैं। लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, वो हम आपके लिए स्टडी आईक्यू पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यूज़ आई क्यों थी। क्योंकि 4 जुलाई को, जिस दिन धर्मचक्र दिन था या गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन भारत सरकार ने ये मैन्यूस्क्रिप्ट को पब्लिकली रिलीज किया था। तो यहां पर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और ये हमारे कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद पटेल जी हैं जो इस मैन्यूस्क्रिप्ट को, इस किताब को रिलीज कर रहे हैं और ये गिफ्ट करी गई राष्ट्रपति को इसकी कॉपी। तो ये मंगोलियन कंजूर एक किताब है। पहली बात, इस किताब को प्रिंट और पब्लिश किया गया है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के द्वारा। आगे आपको बताऊंगा कि ये मिशन एग्जैक्टली क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रति है वो पब्लिकली लॉन्च करी गई। एक छोटा सा आपके लिए सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं इस वक्त? थोड़ा सा मास्क पहना हुआ है तो हो सकता है कि चेहरा छिप गया है, लेकिन एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, देखता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ये किताब है मंगोलियन कंजूर और इसको प्रिंट करने का काम अपने हाथ में लिया है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स ने। ये मिशन काम करता है कल्चर मिनिस्ट्री के अधीन और इस किताब के 108 वॉल्यूम हैं, जिनमें से अभी केवल 5 वॉल्यूम प्रकाशित किए गए हैं 4 जुलाई को और अभी रिलीज किए गए हैं। ऐसी उम्मीद है कि मार्च 2022 तक सभी 108 वॉल्यूम पब्लिश और प्रिंट कर दिए जाएंगे। अब ये कंजूर एग्जैक्टली है क्या? ये एक तरह का धार्मिक ग्रंथ है, एक पांडुलिपि है जिसे हम इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं और ये कुछ इस प्रकार की नजर आती है। तो इस तरह के पेजेस हैं जो ओरिजिनली लिखे गए थे कई 100 साल पहले और उनको अब प्रॉपर्ली रीप्रिंट किया जा रहा है। क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत पुरानी है, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, आसानी से डैमेज हो जाती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। तो इनको किताब के फॉर्म में छापना बहुत ज़रूरी होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये पांडुलिपियां बिलोंग करती हैं मंगोलिया देश को। तो वैसे तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आज का जो हमारा बिहार राज्य है यहाँ से हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैलते हुए पूरे ईस्ट एशिया तक चला गया। तो मंगोलिया, चाइना, कोरिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। उस समय ये कंट्रीज नहीं थे, लेकिन जो भी वहां पर किंगडम्स मौजूद थे उनमें बौद्ध धर्म पहुंच गया और इसी क्रम में मंगोलिया में भी बौद्ध धर्म पहुंचता है अराउंड 2nd-3rd सेंचुरी एडी। धीरे धीरे वहां पर प्रचार प्रसार होता रहा बौद्ध धर्म का और मेजॉरिटी पॉपुलेशन बाय 16th-17th सेंचुरी वहां पर बौद्ध धर्म का पालन करती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो 53% मंगोलियन पॉपुलेशन बौद्ध धर्म का पालन करती है। उसके पीछे रीजन ये है कि बीच में एक लंबा कम्युनिस्ट शासन आया था जब सभी प्रकार के धर्मों को दबाया गया, उनका दमन किया गया। तो मंगोलिया की आज आबादी है लगभग 32 लाख। आबादी के हिसाब से ये बहुत ही छोटा देश है, लेकिन इसकी आप साइज देखिए और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया और चाइना के बीच में स्थित है मंगोलिया। तो मंगोलियन कंजूर बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित टेक्स्ट है। कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है इसे, जो धर्म से जुड़ा हुआ जो भी टेक्स्ट होता है। इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बातें लिखी गई हैं। कंजूर का एग्जैक्ट मीनिंग तिब्बतन भाषा में होता है कंसाइज ऑर्डर्स, यानी कि भगवान के द्वारा कही गई बातें या उनके आदेश इसमें लिखे गए हैं। और क्योंकि ये किताबें ओरिजिनली तिब्बतन बुद्धिज्म से ली गई हैं, वहां पर इन्हें कहा जाता है कंग्यूर। शायद आपने हिस्ट्री में कभी इसका नाम सुना भी होगा। कंग्यूर और तंग्यूर नाम के 2 टेक्स्ट हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में। तो ये कंग्यूर ही आगे जाकर मंगोलिया में बन गया कंजूर। दोनों मोस्टली सिमिलर हैं, लेकिन ये जो मंगोलियन कंजूर है ये क्लासिकल मंगोलियन में लिखा गया है और जो कंग्यूर है वो तिब्बतन भाषा में लिखा गया है। और ये कंजूर 108 वॉल्यूम में मौजूद है, यानी कि इसकी 108 किताबें हैं अलग अलग, जिसमें भगवान के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश एटसेट्रा लिखे गए हैं। इन कंजूर पांडुलिपियों को मंगोलिया के बौद्ध लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। इन्हें
मोनास्ट्रीज में रखा जाता है, लोग जाकर इन्हें पढ़ते भी हैं, डेली लाइफ में आत्मसात करने की भी कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कंजूर मंगोलिया में धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जो बातें मैंने आपको पहले मैप में बताई थी वही यहाँ पर दर्शाई गई हैं कि कैसे बौद्ध धर्म भारत से निकलकर कई ईस्ट एशिया के कंट्रीज तक पहुंचा और यहाँ तिब्बत से मेनली मंगोलिया तक बौद्ध धर्म पहुंचा था। अब भारत और मंगोलिया का कनेक्शन बौद्ध धर्म से ही शुरू होता है इन द अर्ली पार्ट ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई, यानी कि सेकेंड थर्ड सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, 200-300 एडी के आसपास। उस समय कई बौद्ध अनुयायी इस धर्म को लेकर गए मंगोलिया तक। वहां पर बुद्धिज्म कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ ने, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने एक साथ अपना लिया था, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है किसी भी धर्म की। तो शुरुआती समय में वहां पर कुछ मोनास्ट्रीज बनाई गई जो वहां के लोकल रूलर्स थे उन्होंने अलाउ किया, फिर कुछ रूलर्स ने बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर उनके लोगों ने अपनाया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म बढ़ते बढ़ते 12th-13th सेंचुरी तक काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन उसके बाद इस्लाम वहां पर ज्यादा पॉपुलर होने लगा। लेकिन 16th-17th सेंचुरी में फिर से बौद्ध धर्म वहां पर ज्यादा पॉपुलर होता है और कई लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद मंगोलिया एक कम्युनिस्ट सैटेलाइट स्टेट बन गया था सोवियत यूनियन का, और यहां पर भी कम्युनिस्ट सरकार थी जो धर्म के खिलाफ थी। ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर बौद्ध धर्म के खिलाफ थी, कम्युनिस्ट सारे धर्म के खिलाफ थे। तो उन्होंने ज्यादातर मोनास्ट्रीज में पूजा अर्चना बंद करवा दी, कई सारी पुरानी पांडुलिपियों को जला तक दिया गया और कई मोनास्ट्रीज को बंद किया गया, केवल एक मोनास्ट्री चालू रखी। जबकि जब कम्युनिस्ट शासन शुरू हुआ था 1930s में, उस समय ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3000 के आसपास मोनास्ट्रीज थी मंगोलिया में। ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन 1990 में जब यूएसएसआर का पतन शुरू होता है और मंगोलिया के अंदर भी थोड़ा सा लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तब बुद्धिज्म फिर से वहां तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। 92 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है और अब वहां पर धर्म को दबाया नहीं जाता है सरकार के द्वारा। तो 2010 का जो मंगोलियन सेंसस था उसमें 53% आबादी ने अपने आप को बौद्ध कहा है। 1950s में जब मंगोलिया में कम्युनिस्ट शासन अपने चरम पर था, उस समय कई पांडुलिपियों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तब एक भारतीय प्रोफेसर रघुवीर ने वहां से कुछ कलेक्शंस इकट्ठा किए, कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एक माइक्रोफिल्म पर हासिल किया और उन्हें भारत लेकर आए। 1970 के दशक में प्रोफेसर लोकेश चंद्रा, जो कि बुद्धिज्म के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं भारत में, इन्होंने इस कंजूर को उस समय पब्लिश करवाया 108 वॉल्यूम में। ये आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और अभी भी जो रीप्रिंटिंग का काम हो रहा है वो इन्हीं की देखरेख में किया जा रहा है। लेकिन काम कर कौन रहा है? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। भारत और मंगोलिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे तो 1955 में ही स्थापित हो गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे जो रिलेशंस हैं वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। भारत और मंगोलिया अब तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? साथ ही साथ भारत मंगोलिया की बहुत मदद करता है, क्रेडिट भी हम अवेलेबल करवाते हैं मंगोलिया को। हमारे प्रधानमंत्री मंगोलिया विजिट भी कर चुके हैं। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने अभी जो मंगोलियन कंजूर रीप्रिंट करे हैं उन्हें मंगोलिया के राजदूत को भी गिफ्ट किया है और अल्टीमेटली जो 108 वॉल्यूम है उनको भी हम आगे गिफ्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये भारत का सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है। भारत का जो कल्चरल पावर है, जो हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारी हेरिटेज से रिलेटेड जो हमारी पावर है, वो किसी और देश के पास नहीं है और भारत इसको अच्छे से इस्तेमाल करना अब सीख गया है। तो ये एक सॉफ्ट पावर का ही एग्जाम्पल है कि हम मंगोलिया की सरकार को रीप्रिंट करके उन्हीं की ऐतिहासिक विरासत गिफ्ट करने जा रहे हैं। अब अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को आप मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये कोर्स बनाया गया है स्टडी IQ की वेरियस फैकल्टीज के द्वारा और इसमें कई IAS और IFS ऑफिसर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस कोर्स को आप EMI ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अब आते हैं हम मैन्यूस्क्रिप्ट पर। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं पांडुलिपि। एग्जैक्टली मैन्यूस्क्रिप्ट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वैसे आपके दिमाग में होगा कि कागज पे कुछ भी लिखा हुआ है वो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे मटेरियल हैं जिन पर लिखी गई बातें मैन्यूस्क्रिप्ट कही जा सकती हैं, जैसे कि पेपर, किसी पेड़ की छाल, कपड़ा, मेटल, पाम लीफ या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कम से कम 75 साल पुराना हो। उसके ऊपर अगर कोई साइंटिफिक, हिस्टोरिकल फैक्ट या एस्थेटिक वैल्यू की बात लिखी गई है तो फिर वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाएगी। अगर आज से 100 साल पहले मेरे घर पे मेरे परदादा जी ने हिसाब किताब लिख दिया कपड़े पे तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहलाएगा,
क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं माना जाता है। कुछ को माना जा सकता है अगर उनकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बाकी मोस्टली नहीं माना जाता। और अगर कुछ पत्थर पे लिखा गया है, एपिग्राफ्स हैं पत्थर पर लिखे हुए, तो उन्हें भी मैन्यूस्क्रिप्ट काउंट नहीं किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिएगा। लिथोग्राफ्स, एपिग्राफ्स ऑन रॉक्स, ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट में काउंट नहीं होते हैं। प्रिंटेड किताबों को भी मैन्यूस्क्रिप्ट में काउंट नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की किताबों को भी पांडुलिपियां कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे उनकी किताबों को छपे 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वो वाइडली अवेलेबल हैं, प्रिंटेड हैं, तो फिर उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहा जाएगा। तो याद रखना क्राइटेरिया क्या है, एक तो मटेरियल वाला, दूसरा 75 ईयर्स, और तीसरा उसके ऊपर कुछ साइंटिफिक, ऐतिहासिक या फिर कुछ एस्थेटिक यानी बहुत सुंदर सी कुछ कलाकृतियां हो, एस्थेटिक वैल्यू हो उसकी। ये 3 मेजर क्राइटेरियाज हैं। भारत में कई पांडुलिपियां मौजूद हैं और इनको प्रिंट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए एक मिशन चालू किया 2003 में सरकार ने। इसको कहा जाता है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर एक ही हुआ करते थे, फिर 2006 में दोनों अलग कर दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अलग हो गया, कल्चर अलग हो गया, और अब ये मिशन आता है किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन। तो इसका मैंडेट क्या है, टारगेट क्या है, डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग एंड डिसेमिनेटिंग द नॉलेज प्रिजर्व्ड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट। और इस तरह की पांडुलिपियों को छापना जो बहुत ही रेयर है, पुरानी है, उन्हें कहीं और नहीं छापा गया है, और उससे रिसर्चर्स को या स्कॉलर्स को काफ़ी मदद मिलेगी, या फिर आम जनता को भी काफ़ी पढ़ने में अच्छा लग सकता है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 50 लाख पांडुलिपियां हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। किसी भी देश में इतनी पांडुलिपियां मौजूद नहीं है। तरह तरह की पांडुलिपियां हमारे देश में मिलती हैं, और ये हमारे इतिहास की मेमोरी है। दिस इज द मेमोरी ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, हेरिटेज एंड थॉट। हमारे पूरे इतिहास की एक याददाश्त है इन पांडुलिपियों में, और इसे सहेज कर रखना और आगे बढ़ाना, ये मकसद है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। ज़्यादातर पांडुलिपियां जो पुरानी हो चुकी हैं, उनकी हालत काफ़ी जर्जर होती है। उनको हाथ से खोलकर पढ़ना काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है उन्हें। तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या करता है कि उनको ट्रांसलेट कर देता है या फिर उनको प्रिंट करवा देता है, ताकि लोग या स्कॉलर्स उन्हें पढ़ सकें, और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो सेफ एंड सिक्योर रखी जा सके। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।